नमस्कार, मैं आनंद यादव और आप देख रहे हैं बिहार लाइव। अभी हम हैं बतौर चौक पे सुपर 15 तकनीक संस्थान में, जहाँ अमर शहीद बाबू जगदेव पतार की जयंती मनाया गया। यहाँ अमर शहीद बाबू जगदेव पतार के सिपाहीगण है जो बाबू जगदेव पतार के विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के काम कर रहे हैं। हम चलिए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, आप बाबू जगदेव पतार के नाम में अमर शहीद लगा हुआ है, इसका क्या मायने है, ये क्यों लगा हुआ है? जगदेव बाबू, मेरा नाम सदेव प्रसाद हुआ और मैं पेशा से शिक्षक हूँ और मैं जगदेव बाबू के सिद्धांतों को लेकर चलता हूँ, लेकिन उसमें हमें कुछ त्रुटियाँ हो जाती है। इनका जो मूल मानना था, उनका मूल उद्देश्य था सामंतवादियों का विरोध करना। उनका मूल उद्देश्य था ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सफाया करना। जैसा कि जगदेव बाबू हमेशा कहा करते थे कि अगर घर में लाश पड़ा हुआ हो, अगर कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने की मीटिंग हो रही हो, तो पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जो समाप्त करने की मीटिंग हो रही है उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए, न कि लाश फूकने की बातें होनी चाहिए। अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने की बात आप नहीं सोचेंगे, जब तक उसमें शरीक नहीं होंगे और आप में मनुवादी व्यवस्था के विरोध करने की भावना नहीं आएगी, तो न जाने मेरे परिवार के, मेरे समाज के, दलित पीड़ित प्रताड़ित समाज के न जाने कितने हजार लोग मारे जाएंगे। अतः उनका मानना था कि अगर मनुवादी व्यवस्था का सफाया करना है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सफाया करना है, तो पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था का डट कर मुकाबला कीजिए, नहीं तो हमारी पीढ़ियां ऐसे ही मरती रहेगी और दर दर की ठोकर खाती रहेगी। तो बताइए कि मनुवादी व्यवस्था की आप बात की है कि बाबू जगदेव पतार थे, वो मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। ये हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये मनुवादी व्यवस्था है क्या? अभी भी हमारे जो समाज में है, जो SC/ST OBC समाज है, वो ये समझ नहीं पा जाता है कि आखिर मनुवाद क्या है। इसके बारे में मनुवादी व्यवस्था का अर्थ हम सीधा लगाते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। या यूँ कहा जाए कि उसके साथ कुछ लोग हैं, ब्राह्मण की संख्या तो मात्र 3% है लगभग, और उसके साथ 13% अन्य लोग हैं। लेकिन आज देश में हमारी संख्या 87 के लगभग है और वे लोग मात्र 13% है। फिर भी हम प्रशासन कर रहे हैं और करते भी हैं, तो हमारे समाज में यह कमियां देखते हैं उन लोगों में। भले हम ब्राह्मणों को महत्व देते हैं, लेकिन वे लोग मुझे महत्व नहीं देते। हमारे समाज की यह कमियां है कि हमारे समाज के बुजुर्ग विद्वान ब्राह्मण के छोटे लड़के को प्रणाम करते हैं और वे लोग कभी तरजीह नहीं देते। इसलिए मैं चाहता हूं, ऐसे अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ऐसे मनुवादी व्यवस्था का सफाया ना किया जाए, तो भला मेरे समाज में मेरे बुजुर्गों का भला उत्थान कैसे होगा, उसका मान सम्मान कैसे बढ़ेगा और उसे आदर लोग कैसे देंगे। अगर मुझे अपने माता पिता का, अपने परिवार के लोगों का या अपनी पीढ़ियों को अगर हम सम्मान देना चाहते हैं, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मुझे सफाया करना होगा। इसके बगैर मेरा काम चलने वाला नहीं है। जी सर, ये बताइए कि ब्राह्मण समाज के बच्चे को भी SC/ST OBC के जो बुजुर्ग लोग हैं, या ये कहे कि उस बच्चे से बड़ा जो गार्जियन लोग होते हैं, वो भी लोग उन्हें चलन तो कर या प्रणाम उन्हें करते हैं। इसके पीछे क्या हो रहा है, क्यों प्रणाम करते हैं? देखिए, हमारे समाज में ब्राह्मणों का महत्व तो शुरू से रहा है और ब्राह्मण विद्वता की वजह से मेरा यह संस्कार है कि हम बड़े विद्वानों का कद्र करें। हम अपने संस्कार का पालन करते हैं। अगर पंडित में कोई विद्वान है तो उसे ही मेरा कद्र करना चाहिए, उसे ही सम्मान करना चाहिए, न कि उस समाज में, उस परिवार में कोई जाहिल है, गवार है, अनपढ़ है, उसके पास कोई आचरण नाम की चीज नहीं है, तो वैसे आदमी को मुझे आदाब, सलाम, प्रणाम नहीं करना चाहिए। और मैं किसी को अगर करता हूं तो उसके उम्र का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैं वैसे ही आदमी का सम्मान करूं, वैसे ही आदमी को मैं सलाम या प्रणाम बोलूं जो हमसे उम्र में ज्यादा है। और उम्र का मायने नहीं है जितना विद्वता का मायने है। अगर उसके पास ज्ञान है तभी हम उसे आदर देंगे, उसका मान सम्मान करेंगे, वरना हम उसको नकार कर चलेंगे। यहीं पे अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के सचिव राष्ट्र है
इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं। जी सर बताइए कि अमर शहीद जगदेव पसार का एक नारा काफी मशहूर है, 100 में से 90 तोती। इसका मतलब क्या है इसका पूरा? देखिए, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको पहले आज 2 फरवरी का दिन है। इस 2 फरवरी के पावन दिन में अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले सबको जन्म दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग बाबू जगदेव जी के विचारधारा को आगे बढ़ाएं। बात अब आ रही है कि उनका जो नारा था 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, ठीक। और जो यह संसार है, दुनिया है, खास करके जब हम भारत की बात करते हैं, इसमें जो 90% जो भाग है उस पर हक हमारा है। कहने का मतलब कि आज भी जिसकी संख्या मात्र 10% है वे भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। अगर आप बहुजन को आप निकाल दें उसमें से, ठीक, यानी जिसे हम मनुवादी व्यवस्था के पोषक कहते हैं, वे लोग भारत के शासन पर शुरू से ही कब्जा बनाए हुए हैं। तो इनका मानना था कि उनका कब्जा ना हो। और मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कि उन्होंने उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज जातिगत जनगणना हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों हो रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 21वीं शताब्दी है, आज भी जाति गिना जा रहा है। तो मैं ये भाई आप पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आप बताइए, ये जातियाँ बनाया कौन? आज जाति बना तब तो आज गिना जा रहा है। अगर आप जाति प्रथा को नहीं मानते हैं तो हमें बताया कोई है जो अपने घर के अपने कोई रिश्ता किसी गैर जाति के लोगों से करे? ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है। सब अपनी जाति बचाना चाहता है। एक जाति के लोग दूसरे जाति में अपने बेटी का, अपने पुत्री का, अपने पुत्र का विवाह नहीं करते हैं। तो इनका वही मकसद था कि अगर भारत में जिसकी संख्या, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और आज जातिगत जनगणना हो रहा है, इससे मालूम चलेगा कि हमारे बिहार में, हमारे देश में किसकी संख्या अधिक है। जिसकी संख्या अधिक है उसके अनुसार उसको भागीदारी होना चाहिए। और इस बिल्कुल उस जनगणना का मैं पूरा दिल से समर्थन करता हूँ। और इनका जो मेन मायना था कि 90% लोग हमारा जगे, 90% जिस दिन जग जाएगा उस दिन पूरे जन धन पर इसका अधिकार हो जाएगा। ये बताइए, तो 90% जो लोगों को जगाने की बात है था, वो 90% लोग कैसे जगेंगे? देखिए, 90% लोग कैसे जगेंगे? इसके लिए जो 90% को लोग है, सबसे पहले उसको शिक्षा से वंचित रखा गया। शिक्षा से वंचित रहे जिसके कारण वे अपने अतीत को नहीं जान सके। जब वे उन्हें अगर हम शिक्षित करेंगे तो अपने अतीत को जानेंगे। पहले ज्ञान के जो स्रोत थे उसकी कमियां थी, लेकिन आज ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हो गए हैं। आज डिजिटल का ज़माना है, आज बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तो पढ़ेंगे आप, 2 टाइप के पढ़ाई होता है। एक तो पढ़ाई हो रहा है कि हम कैसे पढ़े कि हमको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जो पढ़ रहे हैं कि हमारा इतिहास कैसे था, हमारे पूर्वज कैसे रहे। अब जब किताब को पढ़ा जा रहा है तो किताब में स्पष्ट लिखा है कि पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो शोषित वंचित समाज है, जिसे हम शूद्र वर्ग कहते हैं, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। उससे शिक्षा से दूर रखा गया। उससे बताया गया हमारे देश में ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ है जिससे रचना कौन किया? मैं पूछता हूँ, कलम का आविष्कार कौन किया? आदमी ने किया है। किताब का आविष्कार कौन किया? आदमी ने किया। भाषा कब बनी? जब आदमी विकास किया, ग्रोथ किया, तब ना भाषा का निर्माण हुआ। भाषा का निर्माण हुआ तब ना उसे लिपिबद्ध किया गया, तब जाकर एक भाषा का विकास हुआ और जाकर तब धर्म ग्रंथ की रचना हुई। अब इस धर्म ग्रंथ की रचना हुई तो बहुत सारे लोग उसको क्या कहा कि यह ईश्वर की रची हुई किताब है। तो ये स्पष्ट आप किताब पढ़ेंगे, 12 आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इससे भगवान की माया बताया गया ताकि लोग उसको आदर्श माने। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि एक डाकू जब किसी को लूटना होता है तो वो बंदूक दिखाता है कि वो डर जाए, और डर कर क्या करता है, लोग अपने संपत्ति को, अपने धन को उस डाकू के हवाले कर देता है। ठीक उसी प्रकार मनु आदि जो लोग हैं वे धर्म ग्रंथ को दिखाकर यहाँ के लोगों को डराए और शिक्षा से वंचित रखा
कि यह ना शिक्षा को ग्रहण करेगा और ना ही अपने अधिकार को जानेगा। लेकिन आज बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब के संविधान में बहुत सारे लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल गया और इस पढ़ने का अधिकार मिलने से वो अपने अधिकारों को आज जान पाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक, उनको अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा, क्योंकि वो पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं रिजर्वेशन से, और जाकर वो मस्ती का जीवन व्यतीत करने लग रहे हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी एक कर्तव्य है, आपका भी एक ड्यूटी है, आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, आपसे जुड़े हुए लोगों को आप जागृत कीजिए, उन्हें बताइए कि हाँ हमारा अतीत कैसा था, तब जाकर हमारा देश क्या होगा। जागृत बच्चा जानेगा कि जगदेव प्रसाद कौन थे, 90% लोग कौन है 10% जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है। अभी तो मैं अभी का राजनीति को देखकर आए तो अभी ऐसे लग रहा है कि बहुजन समाज लग रहा है। देखिए, इनका कहना था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, जगदेव प्रसाद बोले थे कि हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और अंबेडकर साहब भी बोले थे कि जो 21वीं शताब्दी होगा वो बहुजनों का होगा, क्योंकि लोग कहता है कि त्रेता युग था, सतयुग था, ठीक, इसे लोग कलयुग कहता है। मैं इसे कलयुग नहीं मानता हूँ, मैं इसे कलम युग मानता हूँ, क्योंकि आज कलम का जो प्रयोग कर रहा है वो अपने अतीत को जान रहा है और इतिहास लिख रहा है। आज भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा कि जिसमें जोश हो, जुनून हो, जो शासन करने के लायक हो, ठीक, वही राजा बनेगा। इसलिए आज देखा जा रहा है, बिल्कुल आज देख लीजिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, लेकिन बन तो जा रही है, लेकिन फिर भी आज भी जो चाबी है किसी और के हाथ में। वो चाबी जिस दिन बहुजन के हाथ में आ गया, जिस दिन 90% के हाथ में आ गया, उस दिन हमारा देश आगे रहेगा, फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन मनुवादी के चक्कर में एक से बाबा आ रहा है। अभी आप देख लीजिए, 3 दिन पहले के पेपर में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा मिल गई। तो ये क्या है, एक से एक बाबा का फटाफोड़ हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो बहुजनों का है। यही, और हम आगे बात करते हैं। यहाँ डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद है और कई विषयों में PhD है और एक प्रकाश विद्वान कहा रहा है और एक चंपारण का एक स्थान भी है, क्योंकि कई विषय, 2 विषय में PhD करना कोई आसान नहीं है और आप 2 विषय में PhD इनका पूरा हो गया। जिससे आप बताइए कि जो आज की राजनीति जो गरमाया है और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर राव ने जो कहा कि जो तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया रामचरितमानस है वो विवादित है, वो लोगों में भेदभाव उत्पन्न करता है। क्या यह बात सही है सर? यह बात पूरी तरह सही है, क्योंकि रामचरितमानस में पढ़ा जा रहा है और हम तो इग्नू के MA के हिंदी में भी आज से 5 साल पहले भी रेखांकित किए थे कि ढोल गंवार सुख पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। तो तुलसीदास ने कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण बातें लिखी है और वे कवि थे, तो कवि का तो काम है कल्पना करना, अपने विचारों भावनाओं को लिपिबद्ध करना। ऐसे रामायण तो 50 लिखे गए हैं, तो कोई व्यक्ति ही लिखा है, तो व्यक्ति के लिखने से कोई ग्रंथ धार्मिक नहीं हो जाता है, एक रचना मात्र मानते हैं। और तुलसीदास के अंदर जो भावनाएं थी इन छोटे वर्गों के खिलाफ, उसी को उन्होंने उजागर किया है रामचरितमानस में। लेकिन तथाकथित जो ये बुजुर्ग समाज का ये मनुवादी जो पोषक है, इसको धार्मिक ग्रंथ के रूप में पेश कर दिया, लोगों ने मान लिया। और शिक्षा मंत्री ने जो कहा है ना, 100% सत्य कहा है और शिक्षा मंत्री के हम पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं कि तार्किक बनो, अंधविश्वासी मत बनो। आखिर मुगल काल में लिखा गया रामचरितमानस, तो कहाँ अकबर के खिलाफ एक लाइन कहीं लिखा गया है? यहाँ तक कि ये जो हिंदू चिल्ला रहा है, मुसलमान के खिलाफ एक लाइन नहीं है रामचरितमानस में, और हिंदू शब्द भी कहीं नहीं है रामचरितमानस में। हिंदू शब्द भी रामचरितमानस में नहीं है, ना रामायण में है, ना गीता में, कहीं नहीं है। ये तो तथाकथित हिंदू शब्द लाकर लोगों को मोबिलाइज करके और अपना उल्लू सीधा करना है, ताकि 10 का शासन 90 पर चले और ये अपने हक हुकूक की आवाज़ नहीं उठा सके। और बिहार में जो शिक्षा मंत्री ने कहा एकदम सत्य कहा है। और उत्तर प्रदेश में जो है वो जो सपा के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो तो अभी भी लगातार अपना जारी किए हुए हैं लगातार कि इसमें संशोधन करो, नहीं तो हम तो इस ग्रंथ का प्रतियां जलाएंगे। प्रतियां जलाई भी गई है और ये जरूरी भी है। अंधविश्वास पैदा नहीं हो, 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी ज्ञान और विज्ञान का है, इसमें अंधविश्वास का कोई जगह नहीं है।
ये बताइए तो कि अभी भी हमारे जो तुम्हारे के लोग हैं वो अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? अंधविश्वास जो है ना नहीं करना चाहिए। हमारा समाज जो है बचपन में बच्चे जो चीज़ देखते हैं ना वही उनके अंदर निर्माण होने लगता है। तो यहाँ तो बच्चा देख रहा है कि कागज को अगरबत्ती दिखाया जा रहा है और चित्र से चरित्र नहीं बन रहा है, बस एक नौटंकी हो रहा है। बचपन से हम देख रहे हैं वो हमारे दिल में, मानस में कहिए, पूरे शरीर में वह समाया हुआ है। तो ये जल्दी निकलता नहीं है, कारण यही है। लेकिन जब बच्चे पढ़ रहे हैं जाकर JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़िया अच्छा अध्ययन कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह मनगढ़ंत चीज़ें हैं। भगवान ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, भगवान ने कोई जाति नहीं बनाया, भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया। ये मानव मस्तिष्क की, मानव खोपड़ी की उपज है और इसमें हम पूरी दुनिया बटे हुए हैं। हम आज तक पर 2 दिन पहले देखे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या ईसाइयों का बताया, हमारे मोबाइल में भी। दूसरे नंबर पर मुसलमान का भी बताया। तीसरे नंबर पर 100 कुछ करोड़ लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म का संख्या 4थे नंबर पर आया। तो नए धर्म मानने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इंग्लैंड में 47% लोग आज की तारीख में किसी धर्म को नहीं मानता है। ये स्थिति है। तो ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा ना तो अंधविश्वास समाप्त भी होगा, होना भी चाहिए। हम तार्किक बने और तर्क की कसौटी पर कसे, सही लगता है तो माने, नहीं तो नहीं माने। नहीं तो 1000 साल का गुलामी जो है इन्हीं मनगढ़ंत अंधविश्वासों ने देश के लोगों को एक तरह से मूर्ख बना दिया और विदेशी आक्रमणकारी आते गए और ये जो है ना, ये जो अंधविश्वास फैलाने वाला है वो भी नहीं रोक सका और वो तो उसी में मिल ही गया था और फिर वही काम कर रहा है। आज के लोगों को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। ये बताइए तो अब थोड़ा बताइए कि आखिर वो कौन लोग है जो बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या की है? बाबू जगदेव प्रसाद बड़ी तेजी से बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहे थे और लग रहा था कि वे भविष्य में मुख्यमंत्री के भी दावेदार बनेंगे। 1974 में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे बिहार के, केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। और नहीं कहना चाहिए, इंदिरा गांधी के शासन में भी, कांग्रेस में भी वही लोग सामंतवादी लोग हावी थे और जब भाजपा की सरकार आई तो वो सामंतवादी कांग्रेस से निकल कर अभी भाजपा में आ गए हैं। तो देखा कि जगदेव बाबू जो है बड़ी तेजी से उभर रहे हैं तो वो राजनीतिक हत्या की गई। साता पोषित ये जो पुलिस थी, पुलिस ने जानबूझकर इनके भाषण देते हुए समय में गोली मारी, जबकि लाठीचार्ज भी किया जा सकता था या आंसू गैस छोड़ा जा सकता था या गोली ही फायर करना था, पैर भी मारा जा सकता था। लेकिन गोली तो इनको सर को निशाना बनाकर मारा गया। पूरी तरह राजनीतिक हत्या थी क्योंकि एक पिछड़े समाज का व्यक्ति बड़ी तेजी से उभर रहा था और कहना नहीं चाहिए। और वहाँ के जो जहानाबाद के जो सामंतवादी नेता थे, अभी मरे हैं 10 साल पहले, उनका हाथ, उनका तो नाम भी उजागर हो गया था। बस तो आप देख रहे हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद की आज जयंती है और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आज काफ़ी एक्टिव है और वो अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं। यह अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की कुर्बानियों की देन है और बहुजन समाज के लोगों को अपने इतिहास को जानना चाहिए और अपने इतिहास को जानने के बाद ही अपने एक बेहतर और खुशनुमा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस कड़ी में अम्बेडकर जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष विजय सर है और इनसे बात करते हैं। जी सर बताइए कि बाबू जगदेव प्रसाद, इन्हें बिहार के लेनिन कहा जाता है, आखिर लेनिन क्यों कहा गया? उन्हें कार्ल मार्क्स भी कहा जा सकता है। देखिए, जिस तरह से लेनिन ने समाजवाद का विकास किया था, बड़ी तेजी से प्रगति लाया था रूस में, उसी तरह से इन्होंने भी बिहार में साम्यवादी व्यवस्था को जितनी तेजी से इन्होंने उभारा, निम्न वर्ग के लोगों को जितनी तेजी से तार्किक सोच दिया, इससे इनका नाम लेनिन रखा गया। और इन तार्किक विचारधारा जो थी इनकी, इनसे काफ़ी लोग जलने लगे थे और जिसके कारण इसकी हत्या हुई थी, इसीलिए इनको लेनिन की उपाधि दी गई थी। ये तो बाबू जगदेव प्रसाद पाखंड द्वार को साफ निकाल दिए थे। बताइए इस समाज में के लोगों को बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में कितने % लोग हैं जो आज भी जान रहे हैं इस आधुनिक युग या वैज्ञानिक युग में भी? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी थी, हम लोग को भी इस तरह की जानकारी नहीं थी। जब हम लोगों ने इस
विचारधारा को पढ़ा, किताब के माध्यम से पढ़ा, तब हम लोग को भी जानकारी, क्योंकि यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है शिक्षा का, वो पूर्ण रूप से मनोवादी इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें कहीं से विचारक जो है, समाजवादी विचारक को सम्मिलित नहीं किया गया, तो बच्चों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हम लोगों को जब आगे की जब पढ़ाई हम लोगों ने किया, जानकारी जब मिली, तो हम लोगों ने एक संस्था स्थापित किया, अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान, और हम लोगों ने उन विचारकों के बातों को समाज में रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो नई पीढ़ी है इस बात को सोचे और समझे और तार्किक सोच के आधार पर एक नया समाज का विकसित हो। इसके माध्यम से इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्था बड़ी तेजी से प्रगति कर रही है। तो आप देख रहे थे कि आज यहाँ अमर शहीद बाबू जगदेव पतार की जयंती मनाया गया है और खासकर बहुजन समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और अपने हक को जानना चाहिए, अपने अधिकार को जानना चाहिए और खासकर संविधान के प्रति या संविधान के पुस्तकों को अपने घरों में जरूर रखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने जो अधिकार है उसे जान सके। और जब अधिकार की जानकारी हमें रहेगी तो हम अपने अधिकारों को मांग कर नहीं मिलने वाला होगा, तो उसे छीन भी सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं बिहार लाइव, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।